पार्टी है ये ब्रोकर। पार्टी जी, पार्टी है, हम तो पार्टी हैं। घोसला की घोसला मूवी आप लोगों ने जरूर देखी होगी। तो इस घोसला की घोसला मूवी से और मेरी आज की वीडियो से समझते हैं कि प्रॉपर्टी खरीदते हुए क्या चीजें नहीं करनी चाहिए और किन चीजों का खास तौर से ध्यान रखना चाहिए। और आज का हमारा टॉपिक है टैक्सेस ऑन परचेज ऑफ रियल एस्टेट। रियल एस्टेट खरीदते हुए बहुत सारे टैक्सेस हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखने चाहिए। तो चलिए समझते हैं कौन कौन से टैक्सेस लगेंगे एक प्रॉपर्टी परचेज पे। तो जैसे कि आप लोग मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि बायर खोसला जी एक प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं खुराना जी से, और ये प्रॉपर्टी है पंचशील पार्क में। तो जब आप एक प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो उस प्रॉपर्टी को लेने से पहले बहुत सारे टैक्सेस हैं जो आपको अलग अलग सरकार को देने पड़ते हैं, जैसे कि स्टैंप ड्यूटी, जैसे कि रजिस्ट्रेशन फीस, जैसे कि जीएसटी, जैसे कि कैपिटल गेन टैक्स, जैसे कि प्रॉपर्टी टैक्स, जैसे कि टीडीएस, जैसे कि इनकम टैक्स, जैसे कि लोकल डेवलपमेंट चार्जेस। तो चलिए समझते हैं कैसे इन टैक्सेस को पे करते समय हम बचत ले सकते हैं और किसको क्या टैक्स देना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा स्टैंप ड्यूटी की। क्या होती है स्टैंप ड्यूटी? स्टैंप ड्यूटी जो है एक स्टेट के द्वारा लगाया गया टैक्स है। हरियाणा की गवर्नमेंट अलग स्टैंप ड्यूटी लगाती है, हिमाचल की अलग, उत्तर प्रदेश की अलग। किसके ऊपर ये टैक्स लगाया जाता है? ये टैक्स लगाया जाता है एक प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन वैल्यू पे। प्रॉपर्टी क्या? जैसे कि हम देख रहे हैं एग्जांपल में खोसला जी पंचशील पार्क में एक बहुत बड़ा बंगला लेना चाहते हैं, तो उस प्रॉपर्टी की जो ट्रांजैक्शन वैल्यू होगी उसके ऊपर स्टैंप ड्यूटी लगती है। ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या होती है? ट्रांजैक्शन वैल्यू जनरली होती है सर्कल रेट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर। सर क्या होता है सर्कल रेट, क्या होता है मार्केट वैल्यू, समझेंगे आगे। अब ये जो रेट है ये चेंज करते हैं स्टेट टू स्टेट, यूनियन टेरिटरी टू यूनियन टेरिटरी, रेट चेंज होते रहते हैं। ये स्टैंप ड्यूटी बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, खोसला जी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मोदी जी को ये दे दें। कब दे दें? जब वो अपनी प्रॉपर्टी रजिस्टर करेंगे। प्रॉपर्टी कब रजिस्टर होती है? प्रॉपर्टी रजिस्टर होती है जब हम प्रॉपर्टी को बुक करते हैं, जब वो खुराना जी को पैसा देने का एग्रीमेंट कर लेंगे। रजिस्ट्रेशन फीस क्या होती है? रजिस्ट्रेशन फीस जो होती है वो फीस होती है जो स्टेट गवर्नमेंट लगाते हैं जब आप इस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवाते हो। जब सब चीजें पूरी हो जाती है, सारी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो जाती है, तो खोसला जी और खुराना जी एक साथ गवर्नमेंट के दफ्तर में जाएंगे और अपनी रजिस्ट्री कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए समझते हैं स्टैंप ड्यूटी के बारे में। स्टैंप ड्यूटी जो है स्टेट वाइज डिफर करती है, हर एक स्टेट में अलग अलग स्टैंप ड्यूटी की परसेंटेजेस है। ये डिफर करती है लोकेशन के हिसाब से, ये डिफर करती है जेंडर के हिसाब से, ये डिफर करती है कि आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है। फॉर एग्जाम्पल मेरी स्क्रीन पे चार्ट लगा हुआ है अलग अलग स्टैंप ड्यूटी रेट्स का पूरे इंडिया के अंदर। तो आप देख सकते हो कि आंध्र प्रदेश का स्टैंप ड्यूटी रेट है 5%, रजिस्ट्रेशन चार्जेस 0.5%। अरुणाचल प्रदेश में 6% स्टैंप ड्यूटी है और रजिस्ट्रेशन चार्जेस 1%। बिहार में आप देखोगे तो अलग अलग है, मेल टू फीमेल 5.7, फीमेल टू मेल 6.3, अदर केसेस 6% और रजिस्ट्रेशन ज्यादा है 2%। गोवा सबसे फेवरेट डेस्टिनेशन, यहां पे जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस हैं 3% लग जाते हैं और स्टैंप ड्यूटी जो लगती है 50 लाख तक 3.5%, 50 to 75 4, फिर 4.5 और 5%। हरियाणा की बात करूं जो बहुत ग्रोइंग हब है एक, उसके अंदर जो है गुड़गांव, वहां की अगर मैं बात करूं तो मेल लोगों की 7% लग जाती है स्टैंप ड्यूटी और फीमेल की 5%। तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। इसी कारण की वजह से ज्यादातर लोग अपनी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन वाइफ या अपनी मॉम के नाम पे करवाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे आपको स्टैंप ड्यूटी की बचत हो सकती है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में 5% रेट है स्टैंप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन चार्ज 2%। कर्नाटका में 5%। अगर मेरी प्रॉपर्टी 45 लाख है, जहां पे बैंगलोर एक बहुत बड़ा आईटी हब है, 3% बात करूं अगर मेरी प्रॉपर्टी वैल्यू 21 टू 45 लाख है, और 2% अगर वो लेस देन 20 लाख है, रजिस्ट्रेशन चार्जेस सिर्फ 1% है। महाराष्ट्र के अंदर अलग रेट है, 6% मेल का, 5% फीमेल का और 1% है रजिस्ट्रेशन चार्जेस। ऐसे ही पंजाब में 7% मेल, 5% फीमेल, 1% रजिस्ट्रेशन। उत्तर प्रदेश जहां पे नोएडा है एक बहुत बड़ी सिटी जो हम बोल सकते हैं
मेल 7%, फीमेल 7% और 1% रजिस्ट्रेशन चार्ज। दिल्ली, इंडिया की कैपिटल की बात करूं तो वहां पे स्टैंप ड्यूटी मेल के लिए 6% है और फीमेल के लिए 4%। तो जो भी लोग दिल्ली के अंदर प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, अगर आप अपनी वाइफ या मॉम के नाम पे करते हैं तो जरूर आपको स्टैंप ड्यूटी में बचत हो सकती है। जॉइंट ओनरशिप का भी अलग रेट होता है, 5% है दिल्ली के केस में। ठीक है, अगर आपको जानना है कहीं पे भी क्या स्टैंप ड्यूटी है, आप किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके उसे चेक कर सकते हैं। स्टैंप ड्यूटी जो है वो निकाली जाती है मार्केट वैल्यू और सर्कल रेट विच एवर इज हायर। सर्कल रेट क्या होता है? सर्कल रेट को हम रेडी रेकनर रेट भी कहते हैं, जहां पर वो मिनिमम वैल्यूएशन एक प्रॉपर्टी की होती है जो एक स्टेट गवर्नमेंट की कोई भी म्यूनिसिपैलिटी डिसाइड करती है। लोकल अथॉरिटीज के पावर होती है कि किसी भी प्रॉपर्टी की मिनिमम वैल्यू क्या रखनी है। मार्केट वैल्यू ऑन दी अदर हैंड होती है एस्टिमेटेड प्राइस, जो एक मार्केट के अंदर एक प्रॉपर्टी का प्रिवेल करता है और इसको बहुत सारे फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे उसके सामने की लोकेलिटी कैसी है, कितनी बड़ी प्रॉपर्टी है, आसपास का सोसाइटी का कल्चर कैसे है, कितने मॉल्स हैं, कितनी मार्केट है आसपास, क्या इकोनॉमिक कंडीशंस है, क्या ट्रेंड है। तो इसके बेसिस पे मार्केट वैल्यू निकलती है। सर्कल रेट और मार्केट वैल्यू जो भी ज्यादा होता है उसके ऊपर स्टैंप ड्यूटी लगाई जाती है। तो अब चलिए समझते हैं कैसे ऑनलाइन सर्कल रेट चेक कर सकते हैं। आप ई सर्कल की वेबसाइट पे जाएंगे, जैसे मैं दिल्ली की वेबसाइट पे गया, मैं वहां पे सब रजिस्ट्रार चूज करूंगा जो भी मेरी लोकेलिटी है। मैंने वेस्ट जनकपुरी चूज किया। फिर मैं लोकेलिटी चूज करूंगा कहाँ पे मेरी प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, बहुत सारे ऑप्शन आपको उसमें मिल जाएंगे। तो मैंने डिफेंस एनक्लेव चूज किया। फिर वो आपसे पूछेगा आप बायर और सेलर के बीच में डीड क्या साइन हुई है, तो आप बोलोगे कि अगर डीड है या सब डीड भी है तो वो भी सेलेक्ट करना पड़ता है। डीड मेरे केस में मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ सेल। ठीक है, उसके बाद वो सब डीड का नाम पूछेगा, अगर कोई है तो बता दीजिए कि फर्दर रीसेल क्या हुआ है। तो मैं अपने केस के अंदर चूज करने वाला हूं सेल आफ्टर सेल एग्रीमेंट। आप ऐसे ही जो भी आपकी प्रॉपर्टी है आप उसके हिसाब से कुछ भी चूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर मैं उसको सबमिट कर दूंगा। फिर वो मुझसे पूछेगा प्रॉपर्टी क्या पहले ट्रांसफर करी है, अगर करी है तो यस, अदरवाइज नो। वो जेंडर पूछेगा, मेल और फीमेल। फिर वो आपको प्लस पूछेगा कि प्रॉपर्टी का टाइप क्या है, एग्रीकल्चरल, नॉन एग्रीकल्चरल, बिल्टअप फ्लोर है, फ्लैट्स है, अपार्टमेंट्स हैं, क्या है। ठीक है, आपको फिर वो पूछेगा कंसिडरेशन अमाउंट ऑफ प्रेजेंट ट्रांसफर क्या है, तो आप यहाँ पे मार्केट वैल्यू है जिस प्राइस पे आप दोनों के बीच में एग्री हुआ है वो डाल देंगे। सब प्रॉपर्टी टाइप क्या है, और जैसे आप देख सकते हो लैंड रेट बता देगा। मेरे केस में आया 46,200। तो जैसा कि हमने देखा कि स्टैंप ड्यूटी जो है वो मार्केट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी पे चार्ज करी जाती है, बट हो सकता है कि आपका सर्कल रेट मार्केट वैल्यू से ज्यादा हो, मतलब मिनिमम ट्रांजैक्शन वैल्यू जो गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है वो मार्केट वैल्यू से ज्यादा हो। तो उस केस में क्या करें? सबसे पहले आप मार्केट वैल्यू को ही डिक्लेयर करो इक्वल टू सर्कल रेट, मतलब अपनी मार्केट वैल्यू को बढ़ाकर सर्कल रेट जितना ले आओ। दूसरा केस क्या होता है, अगर आपकी एक्चुअल मार्केट वैल्यू जो सेल डीड में है वो आप ले लो और स्टैंप ड्यूटी उस पे दे दो और रजिस्ट्रेशन चार्जेस दे दो सर्कल रेट पे। तीसरा ऑप्शन आपके पास होता है सब रजिस्ट्रार, जो हमने देखा था मेरे केस में जनकपुरी था, उसके पास जाओ और उसको बोलो मेरी स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस प्लीज मार्केट वैल्यू पे कर दो क्योंकि वो सर्कल रेट से कम है। ठीक है, एक और हिसाब से। ठीक है, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं जो लोग बहुत जनरली फेस करते हैं, मार्केट रेट और सर्कल वैल्यू की वजह से, जिसकी वजह से ब्लैक मनी बहुत ज्यादा रियल एस्टेट सेक्टर में आ जाती है, जिसको मैं बोलता हूं इस रियल एस्टेट में ब्लैक मनी से दूर रहिए। एग्जांपल लेते हैं कि समझ लीजिए खोसला जी हैं जो एक प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं जिसकी मार्केट वैल्यू है 65 लाख, लेकिन जो उनका सेलर है खुराना, वो बोलता है कि क्योंकि इस प्रॉपर्टी का सर्कल रेट मार्केट वैल्यू से कम है तो हम मार्केट वैल्यू और सर्कल वैल्यू दोनों को सेम दिखाते हैं 35 लाख रुपीज। तो इस तरीके से वो सरकार को जो स्टैंप ड्यूटी चार्जेस जो एक्चुअल में 65 लाख पे होने चाहिए थे, वो 35 लाख के बीच में दोनों का ट्रांजेक्शन हो जाता है। और ये जो 35 लाख होता है ये पूरा का पूरा व्हाइट मनी होता है जो एनईएफटी के थ्रू खुराना खोसला से लेता है, और बाकी जो 35 लाख होता है मार्केट वैल्यू और सर्कल रेट का डिफरेंस, वो पूरा का पूरा ब्लैक मनी में होता है। इस
जो भी इन ट्रांजैक्शन में घुसता है, उस पे काफ़ी पेनल्टी आ सकती है। सबसे पहले सेक्शन 271 ए इनकम टैक्स का कहता है कि आप कोई भी जो सेलर है इस केस में खुराना, वो कोई भी कैश की ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता मोर देन 2 लाख। अगर करता है, तो जितनी भी वो ट्रांजैक्शन कर रहा है अबव 2 लाख, वो पूरा का पूरा पेनल्टी है, इस केस में 28 लाख। तो जनरली लोग मार्केट के अंदर यही करते हैं। ऐसा वो क्यों करते हैं? एक तो स्टैम्प ड्यूटी हमारी बच जाती है, रजिस्ट्रेशन बच जाती है। मुझे अब सिर्फ स्टैम्प ड्यूटी जो दिल्ली के केस में है, लेट्स सपोज वो अगर मेल है 5%, ठीक है, 6% जो भी हमारी है 6% है, तो वो उसको पे करनी पड़ेगी। किसके ऊपर पे करनी पड़ेगी? सिर्फ 35 लाख पे, रेदर देन 65 लाख। और जब वो अपनी कैपिटल गेन कंप्यूटेशन निकालेगा, तो खुराना के लिए सेल कंसिडरेशन सिर्फ 35 लाख लिया जाएगा, 65 नहीं। और जो खोसला है उसके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लिया जाएगा? वो भी सिर्फ 35 लाख लिया जाता है। ठीक है। और अब क्या होता है, स्टैम्प ड्यूटी जो आप पे करते हैं उसकी डिडक्शन आप 80C के अंदर ले सकते हैं। तो इस केस के अंदर अगर वो 6% स्टैम्प ड्यूटी पे भी करता है 35 लैक्स का, तो वो उतना ही 80C में ले सकता है। लेकिन इस चीज की वजह से दोनों लोग टैक्स बचा लेते हैं, कैपिटल गेन पे भी, स्टैम्प ड्यूटी पे भी, खुराना भी, खोसला भी। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट टैक्स के ऊपर जो बायर को देना पड़ सकता है एक प्रॉपर्टी खरीदने वक्त, वो है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सबसे पहली चीज, जीएसटी जो है वो सिर्फ लगता है अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज। कोई भी फ्लैट, रेजिडेंशियल, कमर्शियल, अगर वो कंस्ट्रक्शन के बीच में है तो आपको जीएसटी पे करना पड़ता है, अदरवाइज नहीं। मतलब अगर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता अगर आपकी फुली कंस्ट्रक्टेड या रेडी टू मूव प्रॉपर्टी है। अब जल्दी से समझते हैं किस तरीके से और क्या जीएसटी के रेट लगते हैं। तो अगर मैं जीएसटी ऑन प्रॉपर्टीज की बात करूं तो जीएसटी 1% पे लगेगा अगर अफोर्डेबल हाउसिंग का प्रोजेक्ट है, और 5% पे अगर अदर देन अफोर्डेबल हाउसिंग है। अफोर्डेबल हाउसिंग क्या है? बांटी गई है। अगर आपकी मेट्रोपॉलिटन सिटी है तो अफोर्डेबल हाउसिंग बोली जाएगी कोई भी प्रॉपर्टी जो 45-45 लाख के अंदर अंदर है और उसका एरिया 60 स्क्वायर किलोमीटर के स्क्वायर किलोमीटर तक है। और अगर मैं नॉन मेट्रोपॉलिटन की बात करूं तो प्रॉपर्टी की प्राइस 45 लाख तक है और उसका एरिया 90 स्क्वायर मीटर है। मतलब अगर 45 लाख से ऊपर तक की प्रॉपर्टी है तो वो अफोर्डेबल नहीं है और जीएसटी 5% हो जाएगा, अदरवाइज कम होगा 1%। और एक चीज याद रखना, ये विदाउट आईटीसी होता है। क्या मतलब विदाउट आईटीसी? एग्जांपल से समझते हैं। हमारे बायर हैं खोसला जी, सेलर हैं खुराना जी। तो जब खुराना जी एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी बायर जी खोसला जी को बेचते हैं, तो अगर वो अफोर्डेबल है 1% जीएसटी, अदरवाइज 5% जीएसटी वो ले लेंगे। अब ये प्रॉपर्टी बनाते समय खोसला जी को, खुराना जी को बहुत सारे सामान लगता है, जैसे कि सीमेंट लगता है, जैसे कि ब्रिक लगता है, जैसे कि मार्बल लगता है। तो इन सब के ऊपर वो जीएसटी ऑलरेडी पे करते हैं। तो जब वो खोसला जी से समझ लो 100 रुपए का जीएसटी कलेक्ट करते हैं, तो जो भी उन्होंने जीएसटी सीमेंट के ऊपर, मार्बल के ऊपर दिया, वो उसका बेनिफिट वो लोग नहीं ले पाएंगे। वो पहले ले पाते थे, बट पहले के रिजीम में, मतलब 2019 से पहले 8% होता था, 12% होता था। अब गवर्नमेंट ने वो कम किया है, तो उन्होंने बोला जो भी आपको बायर खोसला जी से आएगा वो पूरा का पूरा हमें देना होगा बिना आईटीसी अवेल करे। ठीक है, ये थी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की बात। कमर्शियल प्रॉपर्टी की बात करूं तो वहां जीएसटी 5% और 12% है। 5% कब है? अगर आपकी जो कमर्शियल प्रॉपर्टी है वो एक ऐसे एरिया के अंदर है जहां रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ 85% है। मतलब कि अगर आपका जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज हैं वो एक रेजिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में है और उनका एरिया 15% ऑफ द कारपेट एरिया से कम है, मतलब थोड़ी सी जगह है, तो 5% जीएसटी है। और अगर कारपेट एरिया का 15% से ज्यादा है किसी भी रेजिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में, तो 12%। और सीधा कमर्शियल प्रॉपर्टी का प्रोजेक्ट है तो 12% का जीएसटी है। ठीक है, अब ये बात आ जाती है। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि यार जो हमारे सेलर हैं, एग्जांपल खुराना जी, वो जब इस प्रॉपर्टी को बनाते हैं अंडर कंस्ट्रक्शन, फुली कंस्ट्रक्टेड और रेडी टू मूव पे, तो जीएसटी की बात ही नहीं होती है। तो उनको रियल एस्टेट के रॉ मटेरियल परचेज करते हुए क्या क्या जीएसटी लग सकता है? भैया सैंड लेते हैं, नेचुरल सैंड, बाइटुमिनस सैंड, 5% नेचुरल सैंड, 18% बाइटुमिनस सैंड के ऊपर जीएसटी है। सीमेंट के ऊपर 28% जीएसटी है। बाबा रे बाबा। ब्रिक के ऊपर 5% जीएसटी, 18% रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स, 28% है सीमेंटेड के ऊपर। मार्बल के ऊपर 12% जीएसटी,
स्टोर्स के ऊपर 12%, स्टोन के ऊपर 5%, स्टील के ऊपर 18%, टाइल्स के ऊपर अलग अलग टाइल्स 5%, अगर अर्दन रूफिंग टाइल है 18%, बैम्बू फ्लोरिंग 28% है, अगर सीमेंट की टाइल्स हैं तो माइका के ऊपर 12% जीएसटी है, इलेक्ट्रिक मशीनरी पे 28%, बाथरूम फिटिंग्स पे भी 18 से 28%, तो जनरली 28% का जीएसटी रखा गया प्रॉपर्टी बनाते समय। जल्दी से समराइज करूंगा, दो तरीके की प्रॉपर्टी हो सकती है, रेजिडेंशियल या कंस्ट्रक्शन। जीएसटी तभी लगेगा अगर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है, रेडी टू मूव फुली कंस्ट्रक्टेड पे कभी भी जीएसटी नहीं आता। जीएसटी कब लगता है? एट द टाइम ऑफ बुकिंग। अगर अफोर्डेबल है तो 1% जीएसटी, प्राइस अप टू 45, नहीं है तो 5% जीएसटी, कमर्शियल के ऊपर 5% जीएसटी, अगर कारपेट एरिया के 15% के अंदर अंदर है, मोर देन 15% है तो 12% जीएसटी। आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आप किसी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन से रॉ मटेरियल ले रहे हैं तो 28% जीएसटी आ जाएगा सीमेंट वगैरह के। नेक्स्ट जो हम टैक्स डिस्कस करने वाले हैं वो है कैपिटल गेन्स टैक्स। ये जो टैक्स है ये सेलर को देना पड़ता है जब वो प्रॉपर्टी बेचता है। हमारे केस के अंदर खुराना जी को टैक्स पे करना पड़ेगा जब वो प्रॉपर्टी खोसला जी को देते हैं। किस तरीके से टैक्स लगता है जल्दी से समझते हैं। अगर मैं बात करूं कैपिटल गेन टैक्स की, तो कैपिटल गेन टैक्स जो है हमारा वो लगता है दो तरीके से, या तो वो लॉन्ग टर्म होगा या वो शॉर्ट टर्म होगा। कब लगता है? अगर जो प्रॉपर्टी आपके सेलर या खुराना जी ने बेची है, उन्होंने होल्ड करी थी 2 साल या 24 मंथ तक या फिर उससे ज्यादा, तो उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहते हैं। और अगर उन्होंने हेल्ड करी थी लेस देन 24 मंथ या 2 साल, तो उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोलते हैं। तो अगर उन्होंने 24 महीने से ज्यादा होल्ड करी थी तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लग जाता है, जिसका टैक्स रेट है 20%। बट इसके अंदर उनको क्या बेनिफिट मिल जाता है? इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाता है। इंडेक्सेशन का बेनिफिट है, समझ लो कि अगर वो उन्होंने प्रॉपर्टी इस चार्ट के हिसाब से कहीं खरीदी थी, लेट सपोज उन्होंने प्रॉपर्टी 2015-16 में खरीदी थी, तो उस प्रॉपर्टी, लेट सपोज 100 रुपए की प्रॉपर्टी थी, तो हम मान लेते हैं 100 रुपए की प्रॉपर्टी जो थी वो 254 की उनको मिल गई थी, और आज उसका इंडेक्सेशन का बेनिफिट 348 हो जाता है। तो जो उस समय का रेट था आज के रेट से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये जो कॉस्ट है ये उनको जो भी पैसा मिलेगा खुराना खोसला जी से, उसमें से माइनस हो जाएगा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। इससे उनका गेन काफी हद तक रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है आप लोगों के स्लैब रेट के हिसाब से टैक्सेबल होते हैं। लेट सपोज आपकी इनकम 12 लाख है, तो आप ऑलरेडी 30% स्लैब रेट में हो, तो जो भी आपको गेन होगा 30 का 30% टैक्सेबल हो जाएगा। वहीं अगर आप 5 लाख की लिमिट के अंदर हो तो आपके लिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स एग्जेम्प्ट हो सकते हैं। इसके अलावा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के क्या बेनिफिट है, इसलिए मैं कहता हूं कोई भी प्रॉपर्टी बेचने से पहले कम से कम 24 महीने होल्ड करो, क्योंकि बहुत बेनिफिट मिलते हैं। जैसे कि 1 लाख तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट होता है, मतलब 100 रुपए की चीज अगर उन्होंने 1 लाख 100 रुपए में बेची तो 1 लाख रुपए एग्जेम्प्ट है। ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे सेक्शन में बेनिफिट मिलता है जो मैं आने वाली वीडियो में लाने वाला हूं। जैसे सेक्शन 54 इनकम टैक्स एक्ट का कहता है कि अगर आपने एक प्रॉपर्टी बेची और उसके बदले में एक और प्रॉपर्टी खरीद ली, तो जितना भी खरीदने में पैसा डाला सब एग्जेम्प्ट। अगर आपने सेक्शन 54 इसी बोलता है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया या फिर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन बॉन्ड के, आपने रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के बॉन्ड खरीदे, तो जो भी पैसा उन बॉन्ड्स में डाला वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा एक लिमिट के हिसाब से। 54 GB कहता है कोई भी नई कंपनी में आपने इक्विटी शेयर ले लिए जो प्लांट एंड मशीनरी लेना चाहती है, भारत की प्रगति में हाथ बटाना चाहती है, तो भी आपको जो भी गेन होगा वो एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। सेक्शन 54 कहता है जो भी आप नया, ये भी नए रेजिडेंशियल हाउस में पैसा लगा दोगे तो एग्जेम्प्ट। वहीं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में ऐसी कोई भी एग्जेम्पशन नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट टैक्स जो है अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है प्रॉपर्टी टैक्स। प्रॉपर्टी टैक्स क्या है? ये एक रिकरिंग टैक्स है जो आपको एज अ प्रॉपर्टी ओनर हर साल पे करना पड़ेगा। एक एनुअल टैक्स है जो आपको लोकल म्यूनिसिपैलिटी को देना पड़ेगा। जो भी प्रॉपर्टी की एसेस्ड वैल्यू निकल के आएगी, जिसमें बहुत सारे फैक्टर हो जाते हैं कि कहाँ पे है, कौन सी लोकेलिटी में है, कौन सा फ्लोर नंबर है, कितने एज है उस अपार्टमेंट की, उस फ्लोर की, उसके बेसिस पे एक वैल्यू निकल के आती है जो आपको प्रॉपर्टी टैक्स एक म्यूनिसिपैलिटी की वेबसाइट पे लिंक मिलके
पता लग जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला टैक्स जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, वो है टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ये एक इंपॉर्टेंट है। इस केस में क्या होता है, जो भी आपका बायर है खोसला जी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि खुराना जी को एक भी पैसा पे करने से पहले सरकार को कुछ हिस्सा दे दो। ठीक है, तो टैक्स जो है वो बायर को डिडक्ट करना पड़ता है फ्रॉम जो भी सेल अमाउंट है एक प्रॉपर्टी की, और इसके पास डिपॉजिट करवाना पड़ता है गवर्नमेंट के पास। क्या रेट होता है, कब टैक्स काटना पड़ता है, जल्दी से समझते हैं। अगर मैं बात करूं टीडीएस की, टीडीएस ऑन परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सेक्शन 194 IA के हिसाब से कोई भी बायर हो, इंडिविजुअल एचयूएफ हो, उसको 1% टीडीएस काट के गवर्नमेंट को जमा करवाना पड़ता है अगर जो वो प्रॉपर्टी खरीद रहा है उसकी वैल्यू 50 लाख और मोर है। ठीक है, 50 लाख और मोर प्रॉपर्टी वैल्यू का मतलब यहां पे आ जाता है जो वो सेल कंसिडरेशन का सेलर को दे रहा है, मतलब खोसला जो पैसा खुराना को दे रहा है वो, या फिर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू विच एवर इज हायर, जो हमने पहले भी समझा था कि लोग क्या करते हैं कि सर्कल रेट ले लेते हैं, लेकिन स्टैंप ड्यूटी वैल्यू जो है मार्केट वैल्यू जनरली हायर होती है और सरकार को कम टैक्स पे करते हैं। इसी टीडीएस का पैसा कम सरकार को ना आए, इसलिए उन्होंने ये लाया कि जो भी ज्यादा होगा सेल कंसिडरेशन और स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, उसका 1% हमें चाहिए। ठीक है, पहले हमें दो फिर तुम प्रॉपर्टी खरीदो। अब लोग इसमें एक ये अमेंडमेंट बजट 2022 के हिसाब से आई। लोग मुझसे पूछते हैं कैसे इसको पे करना है, तो आपको कुछ नहीं है, जिस भी टाइम आपने एक प्रॉपर्टी की बुकिंग करवाई है उस महीने के एंड के उस जैसे ही वो महीना एंड होगा, लेट सपोज मैंने प्रॉपर्टी खरीदी है अभी मतलब मैंने सितंबर में खरीदी है, तो इस मंथ के एंड होने के 30 दिन के अंदर अंदर मुझे एक चालान भरना पड़ता है 26QB, और उसके अंदर मुझे टैक्स पे करना पड़ता है। ये सारे के सारे चालान की डिटेल्स आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएगी जो मेरी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। उसके अंदर आपको सब भरना पड़ेगा, पैन ऑफ द बायर, पैन ऑफ द सेलर, कोई टैन लेने की टैक्स कोई भी टैन लेने की जरूरत नहीं होती इसके अंदर। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कोई भी टैक्स डिडक्शन कलेक्शन अकाउंट नंबर लेने की जरूरत नहीं है। बिना उसके 26QB फॉर्म फाइल करके आप अपना टैक्स पे कर सकते हैं गवर्नमेंट को। तो ये एक इंपॉर्टेंट टैक्स है जो आपको याद रखना है कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हुए। ठीक है, यही हमारे हैं, यही हमने सारे प्रॉपर्टी परचेज के ऊपर टैक्स डिस्कस कर ली हैं। इसके बाद आता है इनकम टैक्स, जो आप रेंटल इनकम कमाते हो वो आपकी कैसे टैक्स होगी, ये हम अलग से समझेंगे। इसके बाद लोकल डेवलपमेंट चार्जेस हैं जो कुछ और गवर्नमेंट लगा सकती है। इसके अलावा अब मैं बात करूं टैक्सेस ऑन प्रॉपर्टी परचेज की समरी की, तो जैसा कि हमने बात करा, दो तरीके की प्रॉपर्टी हो सकती है, तो अंडर कंस्ट्रक्शन या रेडी टू मूव। अंडर कंस्ट्रक्शन पे जीएसटी आता है, रेडी टू मूव पे जीएसटी नहीं आता। अंडर कंस्ट्रक्शन पे टीडीएस आता है, रेडी टू मूव पे भी आता है। स्टैंप ड्यूटी जो है लोकेशन एरिया के हिसाब से डिपेंड करती है। सेम इसके केस में स्टैंप ड्यूटी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के ऊपर ही रेरा एप्लीकेबल होता है, जो प्रॉपर्टीज ऑलरेडी बन गई है वहां रेरा की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, इसके बाद जल्दी से मेरी कुछ टिप्स है प्रॉपर्टी को बाय करते हुए जो आपको याद रखना है। हमेशा याद रखिए 3 रूल्स व्हाइल बाइंग अ हाउस, जिसको मैं कहता हूं 5-20-30 रूल। 5 रूल कहता है जब भी आप एक प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो जो भी आप लोन लेंगे वो लोन 5 टाइम से ज्यादा नहीं होना चाहिए आपकी एनुअल हाउस होल्ड इनकम की। मतलब अगर आपकी एनुअल हाउस होल्ड इनकम 20 लाख है तो जो आप घर लें वो 1 करोड़ से ज्यादा का ना दें। अगला रूल आ जाता है 20 कहता है लोन का टेन्योर कभी भी 20 साल 20 ईयर से ज्यादा मत दो, कर्ज में ही डूब जाओगे। अगला आ जाता है 30, क्या कहता है आपकी जो ईएमआई होगी वो 30% ऑफ योर मंथली सैलरी से एक्सीड ना करे। तो ऐसे ही वीडियो जानने के लिए बने रहिए मेरे चैनल पे और लाइक एंड सब्सक्राइब